नारायण मूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट पास करी थी कि 70 घंटे मिनिमम एक बंदे को काम करना चाहिए। सर, एज अ लीडिंग सर्जन ऑफ इंडिया, क्या आपको लगता है स्टेटमेंट सही है? इस प्रोफेशन में अगर आपको आना है तो आपको इसमें 70 घंटे नहीं, हर रोज 24 घंटे एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ता है। सर, बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में बैक पेन, बॉडी पेन महसूस होना शुरू हो जाएगा? अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, क्या कोई होम रेमेडीज भी हैं जो बैक पेन के टाइम पे हमारी हेल्प कर सके? कि पहलवान से अपनी हड्डी ना मुड़वाएं। मैंने भी अपनी लाइफ में एक दो पेशेंट ऐसे देखे हैं जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा करवाया और उसके बाद दे लॉस्ट द पावर इन देयर लेग्स फॉरएवर। ही गॉट अ टाइटेनियम डिस्क इन हिज सर्वाइकल स्पाइन इन द नेक। हैज ही गॉट मल्टीपल सर्जरीज डन? He has been operated more than once for disc issues in his neck and back. रीढ़ की हड्डी का दर्द, आखिर इस दर्द से कौन नहीं गुजर रहा? मेल हो या फीमेल, जवान हो या बूढ़ा, मतलब हर बंदा इस दर्द से एक बार तो ज़रूर गुजरा है या गुजरेगा। और आज का पॉडकास्ट इसी बात की डिस्कशन पे है। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि कौन आया आज हमारे पॉडकास्ट पे, सबसे पहले तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। देखो यार, सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और बेटर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट लेकर आ सकूं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हमने बातें करी हैं कि यार ये बैक पेन जो है ना, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्या स्पाइन सर्जरी सच में डेंजरस है? क्या आजकल जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो 3 हफ्ते में सर्जरी के बाद सीधा ग्रैंड स्लैम खेलना शुरू कर देते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें करने के लिए मैंने बुलाया है एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को। डॉक्टर पुनीत गिरधर इज अ सर्टिफाइड स्पाइन स्पेशलिस्ट who is working in Max and BLK hospitals with almost 20 years of experience. उनका काम यानी उनकी एक्सपर्टीज ही स्पाइन के अंदर है। तो ये सारी मिथ या फैक्ट बातें वो खुद दूर करेंगे आज हमारे पॉडकास्ट में। सो अब हम बुलाते हैं डॉक्टर पुनीत गिरधर सर को। सो वेलकम सर, thank you so much for actually taking out time from your busy schedule. I know how important your days and how important every second of your successful career is. But sir, the reason we have called you here because हम चाहते हैं कि सर जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो वो हम जैसी जनरल पब्लिक एक्चुअली समझ सके। सर, आपने मेडिकल फील्ड को इतनी करीबी से देखा है। अभी नारायण मूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट पास करी थी कि 70 घंटे मिनिमम एक बंदे को काम करना चाहिए। सर, एज अ लीडिंग फिजिशियन ऑफ इंडिया, लीडिंग सर्जन ऑफ इंडिया, आपने यूथ को देखा है, मेडिकल यूथ को, क्या आपको लगता है स्टेटमेंट सही है? Having spent almost all my professional career, more than 2 decades doing spinal work, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन में अगर आपको आना है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर आपको प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट्स को, तो आपको इसमें 70 घंटे नहीं, हर रोज़ 24 घंटे एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ता है। इस प्रोफेशन की जो कमिटमेंट है वो बाकी प्रोफेशन से बहुत अलग है। ये एक नोबल प्रोफेशन था, नोबल है और नोबल ही रहेगा। इस प्रोफेशन में पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो एक फैमिली की तरह बन जाता है। तो अगर आपका बच्चा या आपके पेरेंट्स रात को किसी तकलीफ़ से आपको अगर जगाएंगे या आपसे बात करना चाहेंगे जहाँ उनके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप उनकी केयर करेंगे, तो आपका पेशेंट वो भी आपकी फैमिली बन जाता है। इस प्रोफेशन में जो कमिटमेंट चाहिए उसका कोई और मुकाबला नहीं है। और अगर आपको ये प्रोफेशन चूज़ करना है तो आई थिंक हमें ये घंटे गिनने बंद करने पड़ेंगे। 48 आवर्स और 70 आवर्स और 168 आवर्स, I think they're all out of question. It's the commitment that is required if you want to excel and do the best for your patients in this profession. बट सर, कभी आपको नहीं लगता कि दैट जो हमारे JR SR 72 घंटे ड्यूटी करते हैं, 48 घंटे की ड्यूटी करता है एक साथ, 3-3 4-4 दिन मतलब वो अस्पताल में ही रहते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है उनके लिए भी? और हमारे यहाँ कभी मेडिकल फील्ड में एक प्रॉपर वर्क कल्चर नहीं बन पा रहा। आपको कभी ऐसा लगा है सर? करेक्ट, मैं इस मामले में बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ कि एक ऑफिशियल स्केड्यूल पे आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स के लिए किसी को एम्प्लॉय कर सकते हो या उसको ऑब्जेक्टिव रोस्टर के ऊपर उतने घंटों के लिए रख सकते हो।
वो हमें डेफिनेटली एक रूल फॉलो करना चाहिए, विच इज़ द रूल ऑफ द लैंड और द रूल ऑफ द कंट्री, वट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट दिस इज़ फेयर इनफ फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन. But when I say time is not something that can define medical profession, what I mean is the commitment and the involvement with your patients. अगर मेरे को दिन में 8 घंटे की ड्यूटी दी जाती है और मैं एक सर्जन हूँ, तो जब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, जैसे कि हम स्पाइन में कुछ स्पाइनल डिफॉर्मिटी जैसे स्कोलियोसिस वाले बच्चे होते हैं जिनके कुब्बड़ होता है कमर में, उसको सीधा करते हैं, तो कई बार वो सर्जरियाँ 12 घंटे 14 घंटे, मेरी लॉन्गेस्ट सर्जरी है जो एक बच्चे को हमने एडोलेसेंट बच्चे को उसकी स्पाइन सीधी करी थी और आगे चल के वो खुद एक डॉक्टर बन गई, जो हमारे दिल को बहुत ही एक तसल्ली देती है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको देख के, उसको इंस्पायर हो के खुद अपनी सर्जरी करा के वो बच्चा खुद एक डॉक्टर बन गया है और मुझे उम्मीद है कि कल को वो बहुतों की कमर को सीधा करेगा. बिल्कुल. तो उस 14 घंटे 16 घंटे की सर्जरी में मैं घंटे नहीं गिन सकता. ट्रू. क्योंकि इस प्रोफेशन में जो कमिटमेंट चाहिए वो बियॉन्ड नंबर ऑफ आवर्स है. बट आई फुली एग्री कि जो JRs हैं या SRs हैं, स्पेशली जब वो अपने लर्निंग मोड में हैं, ट्रेनिंग मोड में हैं, अगर हम उनकी ऑफिशियल ड्यूटी 24 आवर्स या 12 आवर्स लगा देते हैं, जिसमें बहुत सारा पेपर वर्क भी है, पेशेंट इंटरेक्शन भी है, तो वो बर्न आउट हो जाएंगे और वो अपनी जो एक उनकी एक इंस्पिरेशन है फ्रॉम देयर सीनियर्स या उनकी एक उम्मीद है अपने जीवन से, वो फिर एकदम से वो मुरझाया हुआ फील करेंगे और वो सडनली बर्न आउट हो जाएंगे. Absolutely, sir. I truly agree. It's a very noble profession. But sir, you were just talking about how we can keep our youth motivated. सर हमारे यहाँ पे कुछ इंटर्न्स को 5,000 रुपये मिलता है, कहीं देश के कोनों में, कहीं पे तो ये हाल है कि JR को 7,000 रुपये मिल रहा है. सर क्या आपको लगता है हमारे देश के अंदर एक सिमिलर फाइनेंशियल एस्पेक्ट लेकर आना चाहिए ताकि देश के जितने भी JR हो उनको एक अच्छी पे मिले और सामान मिले पूरे देश के अंदर? क्या आपको लगता है सर ऐसा? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिस्करेजिंग है फॉर एन इंटर्न और फॉर ए JR. इट इज़ समथिंग दैट सर्टेनली नीड्स ए रिविजन, but it is beyond the scope of doctors like us. It is something like the government has to closely look into, and it should certainly match, if not exceed, for the amount of effort and the competition these guys actually surpass. It should at least match the other professions also. Second thing I think is that these medicos, by and large, are the asset of the country. True. So more than anything else, if I have a choice, I would give my best in to keep them within the country. If we understand parallel to any other profession, I'm not undermining the effort and the competition in other professions, but as a medico who has spent, almost 30 years now, including education from college till now, I would say that this profession requires much more commitment in terms of your studies, much more commitment in terms of what you do every day, and it is not easy to make doctors. It requires so much of government resource to be spent to make one doctor that we really should do something in terms of their remuneration to keep them within the country so that we can stop this brain drain. तो सर इंडिया में मेडिकल टूरिज्म आपने बहुत करीब से देखा है, तो आपको क्यों लगता है कि लोग तो पहली बात इंडिया आते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, और साथ में वो कितना बड़ा हो चुका है आज के दिन पे? मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत बड़ा है. इट्स वेरी बिग. द नंबर से बाय द ईयर 2025 we will be doing $9 billion. Billion it is. Okay. In this country on medical tourism alone. And the kind of personalized healthcare that India can provide, there is no match for this in the entire universe. Sir, you are a spine specialist. तो मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछता हूँ सर कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बैकएक के कॉजेज़ क्या क्या हैं? बैकएक के जो प्रमुख कारण है, द मेन रीजंस फॉर बैकएक, especially in the younger age group, is bad posture.
In this age of internet and corporate culture of working on the computers for extended hours and late night hours, usually bad posture is the main reason why people have backache. Actually, prolonged sitting has been equated to smoking. True. And the other reason in elderly population is a silent disease called osteoporosis, especially in postmenopausal women. Their bones become weak. And part of it is spinal arthritis, which is called spondylosis, which is a wear and tear of the joints, like any other joints in the body, like knee joint, hip joint. So these are the three primary reasons for backache. So sir, what are the lifestyle changes जो आप किसी को recommend करेंगे to actually protect his back? So the prime lifestyle changes are posture one and diet second, and one of the important things is smoking. If you smoke a lot, then you tend to dry your discs and eventually leads to disc damage and nerve compression. तो कोई example आपके पास? I'm a big fan of Shah Rukh Khan, and for all the pluses that I know about him, I'm aware that he has been smoking all his life, and he got a titanium disc in his cervical spine in the neck because of the damage that he has incurred. Even though we cannot attribute directly, but there is a strong evidence that if you smoke a lot, you tend to damage your discs much earlier. Has he got multiple surgeries done? As much as I am aware, he has been operated more than once, possibly, for disc issues in his neck and back. So is he good now? I love SRK too. He is good is an understatement. Thank you so much sir for these. So sir, एक इंसान को कौन से सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए कि वो दिखते ही उन्हें सीधा आप जैसे स्पेशलिस्ट के पास आना हो? एक बड़ी कॉमन टर्म है फिजियोथेरेपिस्ट में भी और पेशेंट्स में भी, उसको बोलते हैं शियाटिका. हमारी साइंस में वो एक सिम्टम है, बट पेशेंट के लिए और बहुत सारे प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट के लिए वो एक डायग्नोसिस है. तो शियाटिका में क्या है कि जब आपको कोई डिस्क प्रॉब्लम है या बैकएक है, उसमें नर्व इम्पिंजमेंट हो जाती है, कोई नस दब जाती है बैक में, तो एक शूटिंग पेन जाता है टांग में करंट की तरह, या आर्म में अगर नेक में है. तो इस तरह का जब सिम्टम आए तो उसको इग्नोर ना करें, और जो भी आपका करीबी स्पाइन स्पेशलिस्ट है उसको ज़रूर दिखाएं, कंसल्ट करें. काफ़ी कंसाइज और क्लियर था सर ये. तो मैं दोस्तों आप सबको कहूँगा कि ऐसा कोई पेन आए, सर एक बस बताएंगे शियाटिका पता कैसे चलता है? जो आपका दर्द है जो कमर से उठता है और आपके थाई के पीछे से निकलता हुआ फिर काफ पे जाता हुआ टोस तक जाता है, और करंट की तरह एकदम इम्पल्स जैसे जाता है. कई बार इन पेशेंट्स को एक सुनपन या नमनेस भी महसूस होती है पैर में, और चलने में थोड़ा लिम्ब भी करने लगते हैं. तो ये एक ऐसा सिम्टम है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करा जाए, और इग्नोर करने पे इसमें कई बार ये डिजीज़ एडवांस हो जाएगी, तो फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. तो इट इज़ बेटर कि हम जल्द से जल्द स्पाइन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें. सो दोस्तों, कभी ऐसा पेन होता तो सीधा अपने करीबी डॉक्टर साहब के पास जाएं और इसको ज़रूर दिखाएं. इसको कभी बढ़ने ना दें, बिकॉज ये आगे जाके काफ़ी हानिकारक हो सकता है. सर अब बात वापस उस बात पे आता हूँ कि सर आपने कहा कि आज के दिन पे यंगस्टर्स बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर prolonged लैपटॉप्स, आईपैड्स एंड एवरीथिंग. मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे भी 10 घंटे जाते हैं आईपैड पे. तो सर हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? क्योंकि ना करते हुए सर आप लैपटॉप से तो उठ नहीं सकते, सारा काम ही उसी पे है. ठीक है, जस्ट लाइक आप सर्जरी के टेबल से, आप अपने ऑपरेशन टेबल से उठ गए, वैसे हम लैपटॉप से नहीं उठ सकते. तो हमें क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए सर अपने डेली लाइफस्टाइल में? हम इसको एक नाम देते हैं एज प्रोफेशनल्स, वी कॉल इट हेल्दी बैक हैबिट्स. सो दिस इज ट्रू फॉर एनीवन इन एनी एज ग्रुप, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन. तो 2-4 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. तो वो प्रोफेशनल्स जो चेयर पे या ऑफिस में लगातार बैठते हैं, उनके लिए एक वर्ड है फ्रीक्वेंट माइक्रो ब्रेक्स. तो एवरी 30 to 40 minutes one must get up from the chair. It may be for a few seconds, stretch a little bit, come back and sit again. So this is one important key step to prevent
डिस्क्स फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक बैक। दूसरी एक चीज़ है कि आगे झुक के वजन उठाना। व्हेन यू बेंड फॉरवर्ड एंड लिफ्ट हैवी वेट, यू शुड लर्न द टेक्निक ऑफ बेंडिंग योर नीज फर्स्ट एंड देन लिफ्टिंग द हैवी वेट। पहले अपने घुटने बेंड करें, फिर वजन को उठाएं। हो सके तो वजन को दोनों हाथों में बराबर बैलेंस करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप, वेन एवर यू बेंड फॉरवर्ड टू लिफ्ट एनी हैवी वेट, बेंड योर नीज फर्स्ट। तीसरा है कि हम जब सुबह उठते हैं तो पहली चीज़ करें, चाहे वो हम 1 मिनट के लिए करें, कि अपनी बैक को स्ट्रेच करें। बिकॉज वेन एवर वी गो टू रेस्ट इन वन पोजिशन, इट टेंड्स टू गेट स्टिफ। सो जब आप सुबह उठें तो एक बार अपनी बैक को अच्छे से स्ट्रेच करें और उसके बाद आप अपनी दिनचर्या या अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट करें। तो ये 3 प्रिकॉशंस अगर आप करेंगे इम्पॉर्टेंट, तो आप काफ़ी हद तक बैक एक से बचें। सर आपके हिसाब से वो जो जिम बेल्ट होती है, विच इज़ कभी भी हैवी वेट उठा रहे होते हैं तो ट्रेनर साहब हमेशा कहते हैं कि बेल्ट पहन लो, उस बेल्ट का कोई फ़ायदा होता है सर स्पाइन को प्रोटेक्ट करने में? डेफिनेटली फ़ायदा होता है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी वो वेयर करते हैं और रूटीनली सिखाया जाता है हाउ टू वेयर इट। एंड योर ट्रेनर्स विल एक्चुअली टेल यू व्हेन यू रीच दैट काइंड ऑफ ए वेट एंड दैट काइंड ऑफ ए क्लीन लिफ्टिंग ऑफ वेट। तो उसमें 2-3 मेजर प्रोटेक्शंस उस बेल्ट के ये हैं कि एक तो वो आपकी बैक को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ताकि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आपकी डिस्क प्रेशर ना ले या उस मौके पे वो डिस्क बर्स्ट ना हो जाए। तो वो कॉलम को कलेक्टिवली एफर्ट करा रही है ताकि कोई इंडिविजुअल प्रेशर डिस्क पे ऐसा ना आए जिससे एक्सीजेंसी इमीडिएटली कोई ऐसी क्रिएट हो जाए। दूसरा, वो आपको एक और बीमारी है हर्निया, जिसमें आप अगर बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए तो एब्डोमेन के अंदर का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है, तो एकदम से वो शीत फटती है, तो वो कंटेंट्स एक पाउच में आता है, हर्निया हो जाता है। तो उस हर्निया से बचने के लिए भी ये बेल्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। बट ये बेल्ट ऐसा नहीं है कि आपने लगा ली तो आप सिक्योर फील कर रहे हैं तो अब आप कुछ भी कर सकते जादू हैं। तो नहीं जो ये कोई जादू नहीं है। तो आपको जो एक नेचुरल प्रिकॉशंस मैंने आपको पहले बताए थे, टेक्निक्स ऑफ वेट लिफ्टिंग, वो आपको नहीं भूलने हैं और वो वार्म अप करने के बाद करेक्ट टेक्निक से ही वेट उठाना है। परफेक्ट सर। सर आप अपने आंसर्स में पोस्चर्स को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, तो मैं सर सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, व्हाट इज़ एक्चुअली द परफेक्ट पोस्चर फॉर एन इंडिविजुअल? हम यूजुअली जो रोज़मर्रा में देखते हैं कि जो स्मार्टफोन आया है तो सब लोग सारा दिन उसमें झुक झुक के घंटों अपनी नेक को बेंड करके उसमें मैसेजेस करते हैं और अपना इवन प्रोफेशनल वर्क ईमेल्स भी करते हैं। तो वो एक रॉन्ग पोस्चर है जिसमें नेक के ऊपर एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रेन आता है। इवन टीवी देखने के लिए वो सोफ़ा पे स्लाउच करके बेंड करके करते हैं, जो कि अगेन इज़ नॉट ए गुड पोस्चर फॉर द बैक, और उस पर अनड्यू स्ट्रेस आएगा और इवेंचुअली सूनर और लेटर आपके लिगामेंट्स और डिस्क आपको परेशान करेंगे। तो एक करेक्ट पोस्चर होता है अपराइट पोस्चर। सो व्हेन यू आर सिटिंग यू शुड सिट अपराइट, और जो आपकी लोअर बैक है उसके अगेंस्ट आप चेयर में, आजकल बहुत सारी अर्गोनॉमिक चेयर्स हैं जिनमें डिज़ाइन में ही है, इवन कार्स में भी है डिज़ाइन में, दैट देयर इज़ ए लंबर सपोर्ट। नहीं तो आप एक नॉर्मल कुशन से भी एक चेयर में लोअर बैक के पीछे लगा के एक लंबर सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा, जो आपकी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की जो सीटिंग है उसमें जो लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप है उसकी टॉप ऑफ द स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा नीचे स्लांट करके भी नेक बेंड करके नहीं काम करना पड़े और बहुत ज़्यादा ऊपर एक्सटेंड करके भी। जो नेक की मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है वो न्यूट्रल पोजीशन है। आप अगर इमेजिन भी करें, अगर आपको पूरी रात एक नेक को ऐसे बेंड करके सोना पड़े तो सुबह तक आपको स्ट्रेन आ चुका हो। तो बहुत सारे, इससे दूसरा सवाल ये आता है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आइडियल पिल्लो क्या है। तो आइडियल पिल्लो वो है जो आपकी आउटर बॉर्डर ऑफ शोल्डर से आपके ईयर तक का जो डिस्टेंस है वो आपको मेजर करना है, विच इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड, एंड यूजुअली इट इज़ बिटवीन 3 to 4 इंचेस एंड रेयरली 5 इंचेस। तो वो जो आपके लिए कस्टमाइज्ड हो वो वाली सपोर्ट आपको चाहिए। नॉन सिंकिंग सपोर्ट चाहिए, फोम नहीं यूज़ करना है। ऑलवेज यूज़ कॉटन और समथिंग दैट डजंट सिंक, दैट अलाउज योर नेक टू बी सपोर्टेड। सो थ्रू आउट द नाइट, इवन एट द बैक, आवर डॉर्सल स्पाइन, जो हमारी पीछे की
बैक है और हेड है, इसमें भी वो इक्विवेलेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो पिल्लो हमें लेना चाहिए, लेकिन वही 3 to 4 इंचेस की सपोर्ट का लेना चाहिए। तो बहुत लोग पूछते हैं पिल्लो ना लें उससे बेटर हो जाएगा, या सो इट्स ए relatively thin pillow which is ideal for your spinal alignment, and it is useful in whichever position you sleep, on the side or on your back. वैसे जब आप सो जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप किस पोजीशन में चले जाएंगे। एंड सर व्हाट अबाउट आइडियल मैट्रेस? अगेन आई थिंक इट्स ए वेरी परपेचुअल क्वेश्चन, एंड ऑर्थोपेडिक से लेकर स्पाइन से लेकर न्यूरो तक सबको ये सवाल एक बार ज़रूर पूछा जाता है कि आइडियल मैट्रेस क्या है। और ये आई थिंक समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन इज़ दैट नॉट हार्ड नॉट सॉफ्ट, वी नीड समथिंग विच इज़ फर्म। तो वो मैट्रेस जो आपके बैठने से या लेटने से सिंक ना करे। सो फोम इज़ कम्प्लीटली आउट। आजकल बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कॉयर है, मेमरी फोम है, HR फोम है, बट समथिंग जब आप उसको ट्राई करें तो उसके ऊपर लेटें तो वो आपके कर्वेचर्स को मेंटेन रखे, बिकॉज आवर स्पाइन हैज़ मल्टीपल कर्वेचर्स, इट्स मोस्टली एन S-शेप्ड कर्व एट द टॉप, ना कि वो C-शेप बन जाए कि आपकी पूरी बॉडी सिंक कर जाए। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हार्ड सरफेस पे जैसे मैं ज़मीन पे ही सो जाऊं या एक वुडन फट्टे के ऊपर सो जाऊं, तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है, इवन दो इट विल मेंटेन योर कर्वेचर्स, बट यू विल एंड अप हैविंग पेन एट योर बोनी पॉइंट्स। तो वो आपके जो बोनी पॉइंट्स है लोअर बैक के, एल्बो के, शोल्डर के, वो आपको बहुत हर्ट करेंगे, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। सर व्हाट अबाउट दिस वाटर बेड्स? मैंने भी ये नया कॉन्सेप्ट सुना है कि वाटर बेड्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं आपके स्पाइन के, ये मिथ है या फैक्ट है? वाटर बेड्स या एयर बेड्स दोनों यूज़ होते हैं उन पेशेंट्स में जिनको प्रोलॉन्ज्ड इलनेस है या उनको बेड में रहना है, दे आर अनेबल टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड यू आर वरिड अबाउट द प्रेशर सोर्स। सो ये कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ है कि उसमें क्या है कि जैसे ही आप मूव करते हो तो वाटर भी शिफ्ट करता है, तो आपका प्रेशर शिफ्ट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में। तो उससे एक जगह पे कंटिन्यूस स्ट्रेन नहीं आता या वो कंटिन्यूस प्रेशर नहीं आता जिससे वहाँ की सर्कुलेशन ब्लॉक नहीं होती है। सो दैट्स ए कॉन्सेप्ट बीइंग एक्सप्लोर्ड टू बी यूज्ड in routine life, but as of now it is restricted to use for bedridden patients or patients with prolonged illness where the patient has to be in bed for at least few weeks. सर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो आपके पास आने से पहले कायरोप्रैक्टर या देसी पहलवान या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास से होकर आए होंगे। कभी ख़राब हो जाता है ज़्यादा सीन और आपको देख के फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी, तो उन पेशेंट्स को देखकर आपका क्या ओपिनियन रहता है? इफ़ आई हैव टू टेक ऑल दीज 3 कलेक्टिवली, तो जो मेरी करंट प्रैक्टिस है, मैं स्पाइन सर्जन, तो मेरे पास बैक एक लेके पहले दिन तो कोई भी नहीं आता। तो इफ़ आई हैव टू टेल यू, ऑल माई पेशेंट्स बाय एंड लार्ज हैव विजिटेड एट लीस्ट वन ऑफ देम बिफोर दे कम टू मी। फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो डेफिनेटली गया होगा, बिकॉज दैट इज़ द नॉर्मल कोर्स। किसी को बैक एक होगी तो वो स्पाइन सर्जन या स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास हम भी नहीं एडवाइस करेंगे कि वो पहले दिन जाएगा। रही बात पेशेंट के ट्रीटमेंट से, इन लोगों से मिलने से बिगड़ने की, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि देखो कोई भी प्रोफेशन हो, सम लिमिट और सम लाइन वी हैव टू ड्रॉ बेस्ड ऑन आवर साइंटिफिक ट्रेनिंग। तो पहलवान को तो पहले मैं आउट कर दूंगा बिकॉज वो एक एजुकेटेड ट्रेंड पर्सन नहीं है, तो वो हमारे फ्रेम से बाहर है। तो डेफिनेटली आई स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट दैट कि पहलवान से अपनी हड्डी ना मुड़वाएं, ना अपनी रीढ़ की हड्डी पे उनको अपना पैर रख के दबाने दें, ना चलने दें, बिकॉज इट इज़ नॉट अनकॉमन कि मैंने भी अपनी लाइफ में 1-2 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा करवाया और उसके बाद दे लॉस्ट द पावर इन देयर लेग्स फॉर एवर और वो पैराप्लीजिक हो गए लाइफ टाइम के लिए। तो इसमें रिस्क बेनिफिट रेशियो बहुत पुअर है, तो ये वाला काम तो बिल्कुल आउट है। दूसरा आया कायरोप्रैक्टर वाला, विच इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट टू दिस कंट्री एंड हैज़ बीन इन देयर इन द वेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा, देर आर ओनली सर्टेन limitations with which a chiropractor can work based on his training. अगर वो मैजिशियन बन के उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली इल इफेक्ट्स उसके आएंगे ही, वो तो किसी भी प्रोफेशन में ट्रू है।
बट अगर वो अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली अपनी लिमिट में रह के, और स्पेशली जो पेशेंट स्पाइन स्पेशलिस्ट को विजिट कर रहा है और कायरोप्रैक्टर के कंबाइंड टच में है, उसमें कोऑर्डिनेशन से बहुत अच्छा आउटकम लाया जा सकता है। और मे बी इवेंचुअलिटी में जिसमें स्पाइन बिगड़ सकती है उससे बचा भी जा सकता है और सिम्टम से रिलीफ भी पाया जा सकता है। बट जो थर्ड ग्रुप है फिजियोथेरेपी वाला, उनके साथ हम बहुत क्लोजली वर्क करते हैं डे टू डे में। उनका बहुत मेजर रोल है, अगर मैं कहूँगा एज ए सर्जन आई वुड से दे हैव ए मेजर रोल when the patient does not require a surgery, before surgery and after surgery. So the first segment is before, when they don't require a surgery. बहुत सारे बैक पेन है, लेग पेन है जो अर्ली हैं, विद इन फर्स्ट फ्यू डेज हैं, जिनमें कोई एडवांस सिम्टम्स नहीं है, मोस्ट ऑफ देम कैन गेट वेरी वेल विद फिजियोथेरेपी एंड इट वर्क्स वंडरफुल एज ए पेन मैनेजमेंट मोडालिटी. So we are not talking about manipulation or moving them around or pushing them around. We are talking about modalities like diathermy, heat therapy करी आपने, interferential therapy करी, अल्ट्रासोनिक करा, उससे पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपकी क्राइसिस निकल जाएगी, क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड देन वी कैन वॉच देम ओवर. अगर फ्यूचर में फिर से वो सिम्टम्स के साथ आते हैं या वो बिगड़ते हैं, तो स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलके अगर उनको कोई इन्वेस्टिगेट करना है, एक्सरे एमआरआई अकॉर्डिंगली किया जा सकता है. तो एक मेजर रोल फिजियोथेरेपिस्ट प्ले करता है. सर आजकल काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है ये होम्योपैथिक ऑयल आ गए हैं, आयुर्वेदिक ऑयल आ गए हैं, रीढ़ की हड्डी के दर्द को दूर करे 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर. तो सर ये वाले जो नुस्खे हैं क्या ये काम करते हैं? आई थिंक ये तो एक टोटल मिथ है और ये कंप्लीटली फॉल्स है. आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लीजिए, अगर आप जेंटल मसाज के लिए कर रहे हैं तो उसने सर्कुलेशन इंक्रीज करनी, तो डेफिनेटली यू कैन गेन बेनिफिट आउट ऑफ एनी मसाज एंड एनी ऑयल. नाउ सेलिंग इट ऑन द patient's need of finding a quick solution is something more beneficial for the practitioner, whosoever that is. I'm not naming one or another, I'm only naming the technique. ये ऑयल से ये दूर करने वाली समाधान करना है और रीढ़ की हड्डी के दर्द को दूर कर देना है, ये एक फॉल्स क्लेम है और पेशेंट की वल्नरेबिलिटी पे उसको एक्सप्लॉइट करने का एक ज़रिया है मेरी नज़र में. बट अगर आप एक ट्रेंड आयुर्वेदिक हैं, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं और आप अपनी लिमिट्स में सब्जेक्ट के एविडेंस बेस में रह के आप कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको पूरा अधिकार है. एंड आई एम श्योर पेशेंट्स विल बेनिफिट if it is practiced within its limits, and that will be true for even allopathy, if I have to say that. सर आपका करियर पर मूव करते हैं, तो सर आपने इतने सालों में इतने केसेस देखे होंगे, ऐसा कोई यादगार केस तो आपके पास होगा हमें बताने के लिए कि बहुत ही सिवियर पेशेंट आया जिसकी उम्मीद नहीं थी एंड दे गॉट वेल एंड नाउ टुडे आर डूइंग समथिंग वेरी सक्सेसफुल. तो ऐसा कोई यादगार केस शेयर करना चाहेंगे सर हमारे साथ? Very young girl came to us and she was already consulting some therapist etc. and उसको बहुत ज़्यादा shooting pain, leg में numbness and she was limping. And then one fine day she reaches our emergency that मेरा urine नहीं control हो रहा है. So it was in very obvious case of Cauda-Equina syndrome, which is one of the rare emergencies in spinal surgery. So when we looked at the MRI etc. and the investigations, we found that there was severe compression on the nerves and she required as early as possible a decompression procedure, which we went ahead and did. And this is something that we can't promise how much will you recover or not recover from established symptoms कि अभी हो गया है तो कितना recover हो पाएगा बताना मुश्किल होता है, and something that we cannot promise in our profession. But since she came in very early after that symptom, so we were very hopeful that she will recover. And she told us one thing कि मेरी 3 महीने में शादी होने वाली है. And she was literally crying and crying and crying, like knowing, because somebody has already told them कि ये आपका प्रॉब्लम लाइफ टाइम हो गया है पॉसिबली और अब आप ठीक नहीं हो पाओगे. And then we did a minimal invasive surgery for her, we did the decompression. And within 2 weeks when she walked back into my clinic saying, the first thing she said, she brought in that card and a sweet box
कि वी आर गोइंग ahead with the marriage and my bladder control has been restored and I am, look doctor, I am walking normally. So वो जो उस टाइम ग्रेटिफिकेशन आप फील करते हो एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट, कि जिसको ये चैलेंज उसके सामने आया, और इसमें कोई ग्रेट क्रेडिट सर्जन का भी नहीं है, इट इज़ जस्ट द technology and the techniques that have evolved in spine surgery. And I would also like to give a message through this, that spine surgery in today's era of advanced technology and techniques is very, very safe. And if it has been offered by a specialist, it should be done in time and not be delayed to that extent. And you have to trust your treating surgeon, your physician, your doctor, and you have to put full faith in them. सर मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मानते हो कि सर डॉक्टर आज के दिन पे भगवान के बराबर है? दुनिया मानती है, आप मानते हो? आई थिंक ये बहुत कठिन सवाल है जवाब देना। तो इसमें डॉक्टर भगवान के बराबर है या नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये एक डॉक्टर पेशेंट की पर्सनल रिलेशनशिप है जिसमें एक पेशेंट डॉक्टर को भगवान मानता है। सबके लिए नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड ट्रू नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज सो प्रेशियस, नथिंग मोर, नो ऑब्जेक्ट, नो मटेरियल, नो एसेट इज मोर प्रेशियस देन human life. Human life is also attached with a lot of emotions. It is attached with a lot of family. So, अगर आप किसी की जान बचाएंगे तो आप उसके लिए भगवान बन जाएंगे, बट ये उस पेशेंट की फीलिंग है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आज हम जो भी हैं, जिस मुकाम पे भी हैं, जो भी कर पा रहे हैं, वो उनके फेथ और उनके ट्रस्ट की वजह से है। दे आर पुटिंग देयर एंटायर लाइफ इन आवर हैंड्स। वो पूरी तरह से हमें सरेंडर कर देते हैं, हम उनको ले जाते हैं, बेहोश करते हैं, सर्जरी करते हैं, वो हमें हमारे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। तो वॉट एवर वी आर एबल टू डिलीवर टुडे इज़ एंटायरली वी ओ इट टू आवर पेशेंट्स, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वे दे ट्रीट अस व्हेन दे गेट वेल, but there is a other side of the story also. So that's part of life. But at any moment अगर डॉक्टर ये सोचता है कि मैं भगवान बन गया हूँ, तो I think he is mistaken, and very soon God will tell him where he belongs. Alright sir, now we move to the life hack segments. I will put up a statement और आपको मुझे बताना है कि ये myth है या fact है। तो सर myth buster क्वेश्चन है पहले वाला, क्या ये सच है कि एक बार अगर बैक सर्जरी हो गई तो आप कभी भी पेन फ्री नहीं हो सकते? ये टोटल मिथ है। अगर ये सच होता तो आज हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। सर लाइफ हैक क्वेश्चन 2, सर कब कहा जाता है कि बैक पेन के अंदर कभी आप हीट यूज़ करिए, कभी आइस यूज़ करिए, तो सर कब हीट यूज़ करनी चाहिए और कब हमें आइस यूज़ करनी चाहिए? बहुत सिंपल फार्मूला है इसका, कि जब आपको एक्यूट सिचुएशन है, जैसे कि कोई चोट लगी है, तो आइस यूज़ करनी, बिकॉज उस टाइम पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, वास्कुलरिटी ज़्यादा है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज़्यादा हैं। आप आइस लगाएंगे, वो उससे वो वास्कुलरिटी रिड्यूस हो जाएगी और वो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग सेटल हो जाएगी। तो फर्स्ट 24-48 आवर्स आफ्टर द इंजरी आइस इज़ वेरी हेल्पफुल, स्पेशली जो सॉफ्टर एरियाज़ हैं, जैसे फेस पे, आई पे लग गई चोट, तो आपको इमीडिएटली आइस पैक लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर देते हैं। हॉट पैक्स क्रॉनिक कंडीशंस के लिए हैं, जैसे गठिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, आपको स्टिफनेस हो गया, एज के साथ बहुत कॉमन है, या कोई पुरानी इंजरी है जिसकी वजह से विंटर्स में, या कोई सर्जरी है जिसमें स्कारिंग है बहुत ज़्यादा, उसमें स्टिफनेस हो जाती है, तो जकड़न को दूर करने के लिए हमें वास्कुलरिटी बढ़ानी है, तो उसमें हम हॉट पैक्स एडवाइस करते हैं। जैसे क्रॉनिक बैक एक है, सोरनेस है, तो आप हीट पैड लगाएंगे। अगर स्पोर्ट्स में कोई इंजरी हो जाती है, एक्यूट चोट लग जाती है आज, तो अभी के अभी आइस पैक लगाने से वो स्वेलिंग सेटल हो जाएगी। सर लाइफ हैक क्वेश्चन 3, सर लोग अपने घर या ऑफिस में एक बैक फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऑफिस में तो डेफिनेटली योर चेयर एंड द डेस्क। लॉट ऑफ कंपनीज इन द वेस्ट आर नाउ कमिंग अप विद द स्ट्रैटेजी ऑफ स्टैंडिंग डेस्क्स, बिकॉज इट इज़ प्रूवन कि सिटिंग में स्टैंडिंग से बहुत ज़्यादा लोड आता है हमारी डिस्क्स के ऊपर। तो एक ऑप्शन तो उन्होंने ये चूज़ करी।
बट नेवर द लेस वी अंडरस्टैंड कि बैठना तो इवेंचुअली पड़ना ही है आपको, अदरवाइज विल गेट टायर्ड. तो एक अर्गोनॉमिक पोजीशन, अर्गोनॉमिक वर्क ऑफिस क्रिएट करना है जिसमें आप अपराइट पोस्चर में बैठेंगे और एक बैक रेस्ट रखेंगे और एक फुट रेस्ट रखेंगे. एल्बो आपकी सपोर्टेड होगी और जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पे होगी. तो एक तरीका इसका ये है कि आप एक ऑफिस अर्गोनॉमिक्स का जो प्रॉपर पोस्चर है उसका एक प्रिंट आउट आप अपने ऑफिस डेस्क पे लगा. इट विल बी ए रेगुलर रिमाइंडर टू यू to correct your posture every time you slouch into your chair. Life hack question 4. सर अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स क्या कोई होम रेमेडीज भी हैं जो बैक पेन के टाइम पे हमारी हेल्प कर सके? अगर आपको फ्रीक्वेंट बैक एक रहती है और बैक आपकी स्टिफ रहती है और फॉर सम रीज़न यू डोंट वांट टू चूज़ मेडिसिन और ए पेन किलर, तो होम रेमेडीज़ में आप कोई जेल लगा सकते हैं. वोलिनी, वोलिट्रा जेल्स आते हैं, स्प्रेज आते हैं जिनमें सब में डाइक्लोफेनेक होता है जो आपको पेन रिलीवर रहता है. आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं बैक के लिए जिससे आपकी बैक की स्टिफनेस कम हो जाएगी. और एक हीट थेरेपी बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है. अगर आप एवरी फ्यू आवर्स 2-3 मिनट के लिए रीजनेबली हॉट टॉवल और हॉट वाटर बॉटल और किसी भी तरह का हीटिंग पैड, आजकल आते हैं इलेक्ट्रिक पैड्स, किसी भी तरह का हीट थेरेपी अगर यूज़ करेंगे तो उससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे एंड यू विल फील मच बेटर. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. सर बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में बैक पेन, बॉडी पेन महसूस होना शुरू हो जाएगा? बैक पेन या बॉडी पेन प्राइमरली दो चीज़ों से है, एक बोन्स और एक मसल्स. सो बोन्स में जो एक एलिमेंट रिड्यूस हो सकता है वो है कैल्शियम और उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला विटामिन D3. और मसल्स में और बोन्स में दोनों में एक दूसरा स्ट्रक्चर है प्रोटीन. प्राइमरली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो इंडिया में हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्स्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ अवर डाइट. सो एज वी आर एजिंग we should shift towards 60 to 70% of protein in our diet because we all lose 3 to 5% of our muscles every decade after the age of 30 years. So eventually muscles have to become weak. So protein is one important thing. Calcium definitely as a part of your milk and some green vegetables, and as you can take for postmenopausal women since they lose their estrogen support, तो उनमें बोन्स वीक होने का बड़ा चांस होता है ऑस्टियोपोरोसिस का. तो WHO रेकमेंड करता है 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रोज लो और 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन D3 ज़रूर लो. चूँकि D3 सिर्फ सनलाइट से मिलता है और मॉडर्न एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लोग घरों के अंदर रहते हैं, ऑफिस के अंदर रहते हैं, तो सनशाइन नहीं देखते. हम अगर हमसे पूछेंगे एज ए सर्जन तो हम सुबह 7 बजे ऑपरेशन थिएटर में घुस जाते हैं और उसके बाद हम रात को सनसेट के बाद ही निकलते हैं. तो विटामिन D3 तो आपको उसके अलावा कहीं से मिलेगा नहीं, कोई डाइटरी सप्लीमेंट नहीं, तो आपको वो सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे. और सर फिर ये लास्ट क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट का, सर व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट to actually be free of back pains and future back pains? So I think a balanced diet is the answer to prevent any ailment in your body. I personally believe in consuming the staple diet, which is a part of your geographical location, and a balance of proteins, carbohydrates and fats, where the majority stake belongs to the proteins. And of course we need a lot of vitamins and minerals which will come from our salads and green leafy vegetables, and our protein based upon if we are vegetarian or non-vegetarian, we can either take it from the lean meat or we can take it from all kinds of dairy products like paneer or tofu, whatever you want, and some soya and a lot of pulses like dal that has a lot of protein content. Eggs are also very important constituent if you are vegetarian, like an egg friendly person. So I think a balance of that and eating small meals at frequent intervals, I think
that is what would make it as close to perfect as possible. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर सच ग्रेट कंटेंट टुडे सर. आई थिंक हम सब ने, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर माई ऑडियंस एज वेल, हम सब ने आज बैक पेन को लेके बहुत कुछ सीखा है. हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे अपनी डाइट को बेटर कर सकते हैं. और स्पेशली बात सर आपकी कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी आज के दिन पे इतनी ज़्यादा फाइन हो चुकी है दैट वी कैन गेट बैक टू प्लेइंग विंबलडन इन जस्ट 3 weeks. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. आई एम श्योर, मतलब आपका इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, उसके बावजूद आपने टाइम निकाला, एंड आई थिंक वी आर ऑल ग्रेटफुल. सो थैंक यू सो मच सर. एंड गाइज, आई एम श्योर यू मस्ट हैव लव टुडेज कंटेंट. बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल था, बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें थी जो शायद हम सोचते ज़रूर हैं, बट आज सर के मुँह से सुनकर वो मिथ या फैक्ट बनकर हमारे आगे आई हैं. सो अगर अभी तक आपने पहली बात तो पॉडकास्ट लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये दोनों चीज़ें करिए. कौन चाहते हैं कि आप किसको चाहते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट बने, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. कोई फीडबैक वो भी बताइए, आई विल ऑफ कोर्स नोट दैट डाउन. और उसके बाद ऐसे हम इस चैनल को बेटर करते रहेंगे, आपके लिए और एजुकेशनल कंटेंट लाते रहेंगे. वी आर गोइंग टू मेक इंडिया बेटर. थैंक यू सो मच एवरीवन. गॉड ब्लेस.